चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक मैथ का। आपका फिफ्थ लेक्चर या सिक्स्थ लेक्चर है गेस, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने एंड करा था। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हुए इसी का टॉपिक, तो हमने एक इक्वेशन ले ली कि मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x+4। तो हमने क्या करा इसमें, हमने x इक्वल टू 0 लिया और x इक्वल टू 1 लिया और x इक्वल टू -1 लिया। तो देख रहे हैं इस पे तुम्हारी हम क्यों लिया ये, हम देखना चाहते हैं कि y की वैल्यू क्या आती है। तो x इक्वल टू 0 पे तुम्हारी y आई 4 आई है y की वैल्यू, x इक्वल टू 1 पे तुम्हारी y की वैल्यू 13 आई है और x इक्वल टू -1 पे तुम्हारी आई है -3। अब देखो ये 0,4 क्या है, 1,3 13 क्या है, 1 माइनस 1 1 माइनस -3 क्या है। तो ये है जो हम जब ग्राफ बनाएंगे ना तुम्हारी x की वैल्यू, तो जब हम एक बात बताओ, बहुत कॉमन सेंस है, जब ऐसे तो लिखते हैं हम तुम्हारे कोऑर्डिनेट नंबर गायब हो गया, चलो कोऑर्डिनेट नंबर। तो x आता है पहले, देन y आता है। तुम्हारी x की वैल्यू तो हमने 0 रखी है। ग्राफ जब बनाएंगे तो तुम्हारा इधर x होगा और इधर y होगा, ठीक है। सॉरी, इधर x की वैल्यू तुम्हारी 0 है और y की वैल्यू तुम्हारी 4 है, 4, ठीक है, समझ रहे हो। ग्राफ आगे बनाएंगे इनके, पूरा ग्राफ समझेंगे। और तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है पैराबोला, ठीक है। अब हमने क्या, अब ये रूट वगैरह का जो हमने कल ही कहा था, तुम्हें आना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। यही क्वेश्चन कर लिया है। अभी क्वेश्चन का इधर करवाने का ये मतलब था, इधर ये कहा गया है कि अगर हम इनके रूट को सम कर दे तो क्या आता है, अगर इनके रूट को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आता है, हमारे जो रिजल्ट निकल के आते हैं ना, ये निकल के आते हैं। अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास और उसके रूट का हम सम कर दें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा ना वो किसके इक्वल आएगा, -b/a के, -b/a के। और अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को प्रोडक्ट कर देते हैं तो c/a मिल जाता है, ठीक है। c/a तुम्हारा आंसर होगा। बस इतना यही करना था इस पे। और तुमने ये करके देखो, अब तुम ये पूरा करोगे, इसको तुम खुद से करो, देन इसमें तुम प्लस करके देखना क्या आती है वैल्यू, देन इनटू करके देखना। आई होप सो आपने कर ही लिया होगा, ठीक है। और ये वही क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक ये भी तुम्हारा क्वेश्चन है एक। ये तुम्हें खुद से करना है भाई, इतनी छोटी छोटी चीजों पे हम टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि हमने ये कर भी ली थी कल। बस तुम्हें फॉर्मुला पुट करना है और कुछ नहीं करना। अब ये हमारा जो बहुत ही स्टैंडर्ड हम 9th में करते थे, बड़ा सिंपल था सवाल कि हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हमने क्या करना है इसमें, पता है ये क्या करते हैं हम इसमें, अगर याद हो तो तुम्हें, इन दोनों का इंटू, मतलब इसका जो कोफिशिएंट a है और इसका ये तो कुछ 6 है, 6 × 1 हमारे पास आ गया 6, ठीक है। और इस 6 को ऐसे तोड़ो जिससे तुम्हारे को ये वाला नंबर मिल जाए, 5 मिल जाए, बेसिकली 5। तो किस तरह से सोच सकते हो, 2 × 3 6 होता है ना, तो अब लिख दो 2 + 3 = 5। हो गया नहीं हो गया, बस अब कॉमन लेते रहो। तुम इसमें से कॉमन ले जाओगे, x कॉमन ले जाओगे, इसमें से तुम 2 कॉमन ले जाओगे, तो देखो ये तुम्हारी वैल्यू आ गई। अब ये तुम्हारा x + 2 आ गया और तुम्हारा x + 3 तो कॉमन था ही। ऐसे कर सकते हो तुम, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना। देखो x + 3 कॉमन था, इसको ले लो और x + 2 प्लस इसको ले लो, बस हो गया काम तुम्हारा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x = -2 और x = -3। टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़े हम। अब भाई इसमें फॉर्मूला लगा के बता दिया कि ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो। तुम्हारे पास एक और ये दे दिया है, अब खुद से करना, नहीं है तो कमेंट करना। अब देखो ये एक सवाल है, बेसिकली देखो इनका कोई यूज नहीं है, ठीक है। नहीं आ रहा है ना, तुम ये वाला इक्वेशन लगा, ये वाला तुम्हें फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा आंसर, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तुम्हें दिमाग लगाने को तोड़ना पड़ेगा। चलो एक बार के लिए देख लेते हैं, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, इसका कोफिशिएंट 1 है और 16। अब इस 10 को हम क्या लिखें, 16 को हम कैसे तोड़े कि तुम्हारा 10 बन जाए। तुम 8 × 2 करते हो तो तुम्हें 16 मिलता है, वही तुम 8 + 2 करते हो तो तुम्हें 10 मिलता है। तो लो मिल गया तुम्हें 10, अब करते रहना। बस ये बताना चाहती थी। अब मन को सुकून नहीं मिलता अगर बताऊं ना। चलो 60, अब क्या कहते हैं, एक हमने पूरा वो नहीं दे रखा लैंग्वेज बेसिकली, पर तुम्हारा जो 1D है ना, 1D में ये सब कॉन्सेप्ट आएगा कि तुम इतना समझो, तुम ये समझो कि तुम फॉर्मुला अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बस अभी के लिए ये समझो, जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें तुम्हें यही समझना है कि तुम फॉर्मुला यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अब देखो इसमें बेसिकली क्या कहा गया है, कोई ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा 60 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, कितनी हाइट से आ रहा है वो 320, और बता दो अब टाइम कितना लगेगा व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड, जब ग्राउंड पे हिट करेगा तो टाइम कितना कवर जाएगा। तो मैं एक इक्वेशन, अच्छा एक चीज, अगर तुम्हें वैसे तो 1D में पढ़ोगे तो जब सारी चीजें नीचे ही है, हमने तो क्या कर लिया, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है बस, ठीक है। तो अब जो तुम्हारा नीचे कितनी स्पीड से आ रहा था, 60 से आ रहा था, अभी देखा हमने। और तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये फ्री फॉल कर रहा है, तो 10 हो जाएगा। और तुम्हारे कितने डिस्टेंस एस कितना है, 320। बस लगाते जाओ, तुम्हारी सेकंड इक्वेशन लगा दो, पुट कर दो, तुम्हारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हमें मतलब बस इससे है। मान लो बच्चे को सब कुछ आता था, कॉन्सेप्ट आता था, बस ये भूल गया, वो रूट कैसे निकाले जाते हैं भाई, वो भूल गया तो सारा तो बेकार हो गया ना। तो इसलिए तुम्हें ये पहले चीज स्टेप कैलकुलेशन वाली करो। अब देखो टाइम तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव होता है, तुम्हारा टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए अगर कोई भी कभी भी याद रखना, अगर टाइम के लिए कोई रूट तुम निकालते हो ना, अगर एक नेगेटिव आ जाता है तो उसे हटाओ और तुम पॉजिटिव वाला टाइम लोगे, ठीक है। अब तुम्हारा ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट तो शुरू हो जाता है। तो इसमें सर ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम y को किसी के y = k x के ऐसे तरह, इस तरह से लिखो इक्वेशन को, और तुम x को कह दो भाई वो कांस्टेंट है, सॉरी एक्स सॉरी k को, k तुम्हारा कांस्टेंट है, तो तुम समझ रहे हो ना, y जो तुम्हारा है प्रोपोर्शनल है x के, दिख रहा है साफ साफ। ये इक्वल कब होगा, जब तुम प्रोपोर्शनल हटा के कुछ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा दो और x बना दो, ये तुम समझ रहे हो ना। तो अब ये तुम्हारा जो y है प्रोपोर्शनल है x के। तो अगर हम किसी कोई क्वेश्चन होगा, कुछ हमने y1 दे दिया, y2 दे दिया, x1 दे दिया, x2 पूछ रहा है, कैसे निकालोगे। तो इनका रेशियो लेना पड़ेगा तुम्हें, रेशियो y1, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारा x1 के y1, तुम्हारा x, तुम्हारा सॉरी तुम्हारा x नहीं, तुम्हारा y है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। तो इसलिए जो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके सामने आ जाता है, ए मैं तेरे सामने आ जा रहा हूं, और 1 तुम्हारा y2 अपॉन में x2, बस बहुत सिंपल सा लॉजिक है।
भाई तुम इसको ऐसे उल्टा भी कर सकते हो, y2 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन वो x1। अब तुम्हारा ये कह दिया कि ये तुम्हारा कांस्टेंट है, ये अब जो तुम्हारा y है ना x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब कैसे करोगे, तो देखो y तुम्हारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा x1 स्क्वायर के, और तुम्हारा y2 है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा x2 स्क्वायर के। देन इनका तुम रेशियो ले लो तो क्या कह देगा वो भाई, x1 अपॉन में y सॉरी y1 अपॉन में y2 इक्वल्स टू y x1 x अपॉन x2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना, देखो सिंपल भाई ये लिख लो। चाहे तुम इसका उल्टा भी कर सकते हो, अगर एक चीज में तुम ऐसे भी लिख सकते हो y1 अपॉन में y2 इक्वल्स टू x1 बाई x2, और इसका जो स्क्वायर था उसको हटा के मैंने इस पे अंडर रूट लिया। वो आगे की बात है, वो सिंपल सी चीज है, मैं तुम्हें इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही। ठीक है, सिंपल। अंडर रूट में कह दिया इसको, अब इसको x को तुम्हारा जो y के प्रोपोर्शनल है x, उसको x को अंडर रूट में रख दिया। तो तुम्हें दिखने का खुली आंखों से कितनी सिंपल चीज है, y1 प्रोपोर्शनल टू x1 के रूट के। अब इनका रेशियो लेते रहो, रेशियो लो, उसके नीचे रख दो उसको और इक्वल लगा दो इस प्रोपोर्शन को हटा के। तुम्हें बस ये करना है, अगर समझ नहीं आ रहा तो ये कर लो। तुम्हें अगर तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो तुम ये करो भाई, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुम ये करो, हटो भाई। ये तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, y1 लिखो, है ना, और इसके को हटा दो, इसको हटाओ, और उसको भाई मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, मतलब ये तुम कहो कि क्या, ये कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारा y जो प्रोपोर्शनल है ना रूट x के है, क्योंकि सिर्फ रूट x के क्यों है भाई, तुम्हारा जो k है ना वो कांस्टेंट है, तुम्हारा k कांस्टेंट है, और ये तुम्हारा x और भाई दोनों ही वेरिएबल है, हम एक दूसरे में देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इनका रेशियो दे रहे हैं। अब दोनों देखो, इसको भी अंडर रूट में ले लिया तो तुम्हारा x का कोई मतलब नहीं है, सेम एज इट इज तुम्हारा ऊपर वाला हो जाएगा, सेम एज इट इज। अब तुम्हारे और वेरिएबल ऐड कर दिए तो तुम्हारा जो y है किसके प्रोपोर्शनल, a और b के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और रेशियो लोगे तो a1 अपॉन में a2, फिर b का स्क्वायर b1 का स्क्वायर अपॉन में b2 का स्क्वायर। सिंपल है, इतना कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसमें है क्या करने को, मुझे बताओ, कुछ क्या समझ के बाहर जा रहा है, कुछ भी नहीं है। तुम्हारा y अब कह दिया तुम्हारा जो y है प्रोपोर्शनल है a y b के, तो तुम समझ रहे हो तुम्हारा a तो y तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली मतलब उसके साथ ही ऊपर ऊपर, और वो इनडायरेक्ट इनवर्सली मतलब उसके नीचे जाके, तो ये ऐसे करके। ठीक है, जिसको कुछ ही नहीं आता मैं इसलिए ऐसे करके बता रही हूँ, तो ऐसा आई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा कोई बच्चा डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही ना पता हो। तो ठीक है, तुम्हारा जो y है a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, b के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा इनका रिलेशनशिप, तो भाई y1 इक्वल्स टू y सॉरी a1, है ना, अभी छोड़ है। फिर तुम्हारा जो y2 है वो भी a2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि नीचे नीचे दोनों आमने सामने आ गए। हाँ, फिर आमने सामने मतलब मैं ऐसा कर रही थी। और फिर अब तुम्हारा जो y1 है, y1 b के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब v1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वो नीचे आएगा क्योंकि y के वो नीचे है, तो इस y के अकॉर्डिंग जो v1 आएगा वो इधर आ जाएगा, और वो जो ये y है इसके अकॉर्डिंग वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों ऊपर नीचे आएंगे, तो ये लो b2। अब इससे ज्यादा सिंपल और क्या कर सकते हो, बताओ, ये आ गया तुम्हारा आंसर। जैसे अब कह दिया कि अभी तो करा था कैसे वाला, अच्छा ए का स्क्वायर लगा दिया, करते रहो भाई, ए का स्क्वायर तो लगाया बस, ए के ऊपर स्क्वायर लगा दो, और क्या करना है इसमें। अब ए का स्क्वायर बी के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, आई गेस इसमें कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए बिल्कुल। क्या करना है कैसे करना है, चलो ये वाला देखते हैं। तुम्हारा जो y है प्रोपोर्शनल है, अच्छा v अपॉन सॉरी a अपॉन b का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख दिया कि चलो मैं कह रही हूँ तुम्हें ये दे ही नहीं रखा, मानो ये नहीं दे रखा, तुम्हारे को ये दे रखा है, कह रही है तुम्हारा जो y है ना प्रोपोर्शनल है a b की पावर -2 के। अब तुम जानते हो इसको b-2, तो मतलब वो 1/b ही तो है, मैं ये बताना चाह रही हूँ, अगर तुम्हें ये गिवन ही नहीं हो तो इससे कैसे डील करोगे, तो उसको 1 कर दो और 2 कर दो उसकी पावर, ये तो तुम्हारे पास है, इक्वल्स टू y, बस यही करना है तुम्हें। अब देखो, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये देखो, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर y तो v के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और रूट हो कोई भी पावर हो ऐसे करके आ जाएगी। ठीक है, अब इतना इसमें कुछ भी नहीं है करने जैसा, भाई कर लेना, इसमें भी कुछ नहीं है, इसकी पावर हाफ कर दी है। अब जब इसको लिखोगे तो इसकी पावर हाफ कर दोगे, पर प्रोपोर्शनल तो है ही है ना, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वो नीचे आ जाती है चीजें, जैसे कि हम ऊपर देख रहे थे, ये बी वाला कॉन्सेप्ट, बी वाला वेरिएबल। तो अब ये तुम करते रहो भाई, इसमें क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैं बता देती हूँ अगर तुम्हें ये समझ में आए हो। देखो बी की तुम्हारा जो बी है, बी स्क्वायर अपॉन में रूट, रूट कितना है ये, मतलब -12, क्योंकि हमने पढ़ा था, आई गेस पिछली ही क्लास में पढ़ा था, अगर कुछ ऐसा इनटू होता है, इनका इनटू होता है ना, ये अगर पावर होती है ना एक साथ, कट कर रही हूँ मैं, 3/2 हो जाएगा, बस सॉल्व करना आना चाहिए तुम्हें। ये भी तुम इधर कर दिया, ये तुम्हारा माइनस आ गया, तो मतलब ये y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और अपने करते रहना, ये हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तुमसे हो जाएगा भाई, इतना इसमें करने जैसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सच में। ये तुम्हें ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के उल्टे चलेंगे, बस ये तुम्हारा प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल अंडर रूट में लगाते रहना, ये तुम्हारा यूज ज्यादा आता है इसलिए इस पे स्टार लगा हुआ है। अब तुम्हारा ग्रेविटेशन में तुम पढ़ोगे कैप्लर्स लॉ में, ये लॉ आता है कि तुम्हारा टाइम का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे आर के क्यूब के, रेडियस के क्यूब के। तो तुम इसको समझ रहे हो ना ये क्यों लिखा है, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं इधर, अगर तुम्हारा एक्स एन इक्वल्स टू मान लो वाई एम है ना, तो x इक्वल्स टू वाई एम अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, समझे, ये पावर इसके डिवाइड में आ जाती है, अगर तुम्हें इसे सिर्फ पावर 1 में चाहिए, इसकी पावर हटानी है तो इसकी पावर 1 में आ जाएगा, मतलब समझे ना, ये तुम्हारा ये नीचे आ गया, मैं इस समय ये समझाना चाह रही हूँ कि कैसे नीचे आ गया, कुछ लोग सोचे तो भाई ये ऐसे नीचे आता है, ये वाली प्रॉपर्टी होती है, ये वाला। ठीक है, अब अगर रेशियो निकालना है निकालते रहो, डिवाइड करना होता है, रेशियो मतलब डिवाइड करना, और देखो कांस्टेंट होता है ना वो कट ही जाता है, क्योंकि वो चेंज होता नहीं है, मैं के से के काट दूं, ले दे के क्या बचा, 1 ही बचा, 1 को किसी में भी इंटू करो, जो भी वेरिएबल होगा वो आ जाएगा,
इसलिए काट देते हैं, हम कांस्टेंट को लेते नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, ले लो, बट वो कट जाता है ऑलरेडी, हम अपनी कैलकुलेशन इजी बनाना चाहते हैं ना, बस इसीलिए। अभी तो एग्जांपल दे रखा है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, तो तुम्हारा फॉर्मूला होता है GM/R इनका अगर रेशियो देखो, अब सुनो, ऑर्बिटल वेलोसिटी में ना हम मास जिसका लेते हैं वो अर्थ का होता है। अब इसमें पूछे कोई, हमने तो रेशियो लिया था, अब जैसे था तुम देखो एस्केप वेलोसिटी में हम प्लेनेट का मास लेते हैं, वो अलग अलग प्लेनेट से भेज रहे हैं भाई, हमने कहा अभी रुको एक मिनट रुको। ऑर्बिटल वेलोसिटी में हम अर्थ मानो ये तुम्हारी अर्थ है, उसके सराउंडिंग में एक तुम्हारी ऑर्बिटल में तुम्हारी अर्थ के उसमें घूम रही है एक सैटेलाइट, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, अरे भाई अच्छा, ये ऐसे ऐसे करके घूम रही है सैटेलाइट, अर्थ के चक्कर लगा रही है वो। तो उसमें जो मास अगर देखो ऑर्बिट से के लिए हम डिस्टेंस लेते हैं, मैं इधर वो नहीं पढ़ा रही खैर, ऑर्बिट है तो तुम्हारी अगर तुम कोई सैटेलाइट है तो उससे हम डिस्टेंस लेते हैं, किसकी, ऑर्बिट से कह रही हूँ, सैटेलाइट से डिस्टेंस लेते हैं। एक मिनट, हाँ देखो तुम फिर से देखो, मैं तुम्हें बताऊँ, ये तुम्हारा जो डिस्टेंस है, एक और ये तुम्हारी रेडियस है, रेडियस किसी एक सैटेलाइट की, ठीक है, दूसरी एक सैटेलाइट मान लो इधर है तो उसकी रेडियस ये रही, क्योंकि तुम एक ही प्लेनेट से ही कंसीडर करोगे और बाय करोगे और ऑर्बिटल वेलोसिटी। और वही अगर हम बात करें ना एस्केप वेलोसिटी की, हमने माना कि भाई तुम्हारा एक प्लेनेट ये है तो उस पे तुम और उससे हम इतनी रेडियस पे वगैरह वगैरह इतनी स्पीड से कुछ v स्पीड से फेंक रहे हैं, v1 स्पीड से, तो इसकी एस्केप वेलोसिटी v1 मतलब इसकी वेलोसिटी इतनी स्पीड से फेंक रहे हैं कि वो एस्केप हो जाएगा, तो हमने इसकी एस्केप वेलोसिटी मान ली। अगर कोई फलाना ढिमकाना ये तुम्हारा एक और प्लेनेट है जिसका मास अलग है, तो उससे अगर हमने कुछ रेडियस पे फेंका है, कितनी वेलोसिटी दें कि वो एस्केप कर जाए, तो ये इनके साथ ऐसे कंसीडर करा जाता है, ऐसे करके वो एस्केप वेलोसिटी में इसलिए मास नहीं, सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी में इसलिए जब रेशियो लेते हैं तो मास कट जाता है, तो मैं इसलिए ये चीज वो कर रही हूँ तुम्हारा क्लियर, ठीक है जी। अब ये तुम्हारा हो गया, तुम समझ गए होगे क्योंकि मास और तुम्हारा जी तो कांस्टेंट होता है, ये मास कट गया, वो कट गया, अर्थ का मास है ना ऊपर नीचे कट जाएगा, इसलिए हमने रेशियो लिया है सिर्फ किसका, रेडियस का, क्योंकि वो नीचे प्रोपोर्शनल में है, तो वो जो v का v1 है उसकी साथ आएगी ऊपर v2 वाली, देखो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसमें क्या ही सोचना, करते जाओ। ये भी तुम्हारा जी का फॉर्मूला होता है, अब कुछ कह दिया ये इसमें मास और ये तुम्हारी रेडियस के प्रोपोर्शन होता है, इसमें चेंज रहता है, तो हमने कह दिया उसका एक प्लैनेट का मास इतना है, रेडियस r है, तो बताओ जी इफेक्टिव जी बताओ कितना होगा, तो वगैरह उसके रेशियो लेते रहते हैं कितने गुना हो जाएगा, है ना, ये तो हमने अभी कर ही लिया था। ये तुम्हारी साउंड में वेलोसिटी होती है फिर v1/v2, इसके प्रोपोर्शन करते जाओ, ये तुम्हें प्रोपोर्शन लगाना आ रहा है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे गामा के, आर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी के भी डायरेक्टली टेम्परेचर, और तुम्हारे मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड की वेलोसिटी और अंडर में, अगर अच्छा है तुम फॉर्मूला याद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और ये ज्यादा बोरिंग हो गई ये चीजें, अच्छा बहुत चीजें आ गई, सब चीज में ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें, देखो अच्छा से क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है वो करते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन करते हैं, मजे आएंगे। क्वेश्चन में क्या है, एक प्लेनेट दे रखा है जिसका मास m है और रेडियस r है, ठीक है, अब बी प्लेनेट है, एक प्लेनेट a था जिसका मास m था और r था, अब एक दूसरा प्लेनेट है जिसका मास एंड देखो planet B has half the mass and half the radius of planet A, तो मैं नहीं समझ में आया, अभी के लिए तुम ये करो कि पहले तो ये एंड हाफ रेडियस एंड हाफ रेडियस, अब देखो पढ़ो, एक B has half the mass of planet A, तो मान लो इसका m तो दे रखा है, तो B का कितना होगा m/2, उसका हाफ दे रखा है, पढ़ो पढ़ना सीखो, और भाई उसके साथ में दे रखा है कि तुम्हारा रेडियस भी हाफ है, किसके अकॉर्डिंग, A के अकॉर्डिंग, तो मतलब b का भी हाफ हो जाएगा रेडियस। अब कह रहे हैं इफ द एस्केप वेलोसिटीज फ्रॉम प्लैनेट a एंड b, ये तुम्हारी v1 और vb, तो बताओ इनका रेशियो क्या होगा, देखो एक झूला ये भी डाल दिया था, पहले हम सॉल्व करते हैं कैसे आता है, हमने एस्केप वेलोसिटी में फॉर्मूला पढ़ा था, ये तुम ये छोड़ो, ठीक है, अब डायरेक्ट आते हैं इस पे बात करते हैं। तुम्हारा जो v1 मतलब कि एस्केप वेलोसिटी तो होता ही अंडर रूट में 2gmr, ठीक है, एक प्लैनेट a है, उसका जी में मान लीजिए चलो 2g, मास m है और रेडियस r है, अब सुन लो, और एक v इसकी वेलोसिटी के लिए लिख रही हूँ मैं, अब एक दूसरा प्लेनेट है v, उसके लिए इसकी वेलोसिटी लिख रही हूँ मैं 2g, उसका मास आधा है a से, तो इसलिए 2 शायद से लिख लो, अरे भाई 2, और इसकी रेडियस आधी है, इसकी रेडियस आधी है a से, तो ये भी r/2, तो r/2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, है ना, तो अब देखो कितना रेशियो बन रहा है, हाँ रेशियो तुम्हारा देखो, ये लो भाई मैं कर दूं, v1 तुम्हारा a है इक्वल्स टू अंडर रूट में, अब v तो तुम्हारा m तो ऊपर आता है, r नीचे जाता है, और तुम्हारा इस वाले का मास जो था m/2 था, मैं इसको ऊपर ले रही हूँ, m/2 उल्टा लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है, ये मैं कहना कि 2 कैसे आ गया ऊपर, m/2 को लिखा है मैंने इधर, और वही तुम्हारा इसका जो r है तो r/2 डायरेक्ट, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, m से m कैंसिल, तुम्हारा इसका जो रेशियो आ गया ना वो आ गया 1। अब इस 1, अब पहले ये देखो पूछा गया हमसे, ये इसमें अब तुम्हारी और मैथ घुसा दिया है कि कह दिया है कि v इक्वल्स टू n/4, ये कह रहा है हाँ 4, ये तो तुम्हारा 1 है, बताओ n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू, तो ये तो तुम्हारा पूरा 1 है, 1 इक्वल्स टू n अपॉन में 4, तो n की वैल्यू क्या होगी भाई यहाँ से 4, n की वैल्यू 4 आ गई तुम्हारी, देखो करते रहो, अगर कोई बच्चा ये ना देखे जल्दी जल्दी में भूल जाए तो 1 आंसर क्या आ जाएगा, जो भी गलत हो जाएगा उसका,
Consider two satellites S1 and S2 with the periods of revolution 1 hour and 8 hour respectively revolving around a planet in circular orbit. अब देखो ऑर्बिट की बात आ रही है, उसमें मास तो लेंगे नहीं, मास वैसे भी दे नहीं रखा। ठीक है, पहली बात तो किस चीज की बात हो रही है देख ले। अच्छा कुछ और ही पूछ लिया है, कह रहे हैं द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ S1 मतलब सैटेलाइट 1 की टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ S2। अब देखो, अब कुछ लोगों में जिसको नहीं पता, मैं कह रही हूँ तुम समझ लो, तुम्हारे को दे रखा है एंगुलर वेलोसिटी, क्वेश्चन नहीं, बस तुमसे चाह रहा है कि तुम फॉर्मूला पुट करके जो तुमने सीखा है ना रेशियो वाला कॉन्सेप्ट, बस वो लगा दो। तो देखो ये तुम्हारे जो एंगुलर वेलोसिटी होती है 2 पाई/t। ठीक है, तो अब इसको तुम एंगुलर वेलोसिटी की तुम्हारा टाइम, तो तुम्हारे इससे तुम क्या कंक्लूजन निकालते हो, जो तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब तुम्हारा जो t1 है 1 आवर है और तुम्हारा t2 है वो 8 आवर है, तो इनका रेशियो चाहिए। अब देखो भाई, ओमेगा 1 मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए वन सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट एंड ओमेगा वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सेकंड सैटेलाइट इज। अब मैं ये लिख दूं, तुम बुरा तो नहीं मान जाओगे? इतने क्वेश्चन कर रहे हैं इस पे भी, अब तुम ये सोच रहे हो ये कैसे आएगा भाई? थोड़ा सा रिवाइज खुद से करके देखो, समझ के देखो खुद से, शायद आए तब। अब ये तुम्हारा t2 कितना दे रखा है, ये तुम्हारा t1, ये तुम्हारा t2 8 दे रखा है। अब करो इसे, 8/1 8 will be your answer, 8:1। बस कुछ नहीं था इसमें। अब देखो भाई, तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज t। एक सैटेलाइट है ऑर्बिटल, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है, किसी प्लेनेट के अराउंड घूम रही होगी, ठीक है, जिसकी रेडियस r है, तो कुछ टाइम t ले रही है एक को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, समझ रहे होगे ना कितने सही से समझ रहा है कि भाई तुम्हारा एक प्लेनेट है, इसमें दे नहीं रखा भाई कोई भी सैटेलाइट है उस प्लेनेट की तो चक्कर लगाएगी, तो वो घूम रही है, तो उसकी जो प्लेनेट से दूरी है वो r है। ठीक है, कितनी रेडियस पे घूमती है, सो मतलब वो कह रहे हैं जो तुम्हारी सर्कुलर ऑर्बिट है वो तुम्हारी उसकी रेडियस r है, तो वो किसी प्लेनेट के अराउंड उसकी तो डिस्टेंस पे वो r है। ये तुम्हारी सैटेलाइट है, ये तुम्हारा कोई प्लेनेट है, और मैं कह रही हूँ अब बताओ टाइम इस r की, इसकी जो रेडियस r है इसके बीच की वो टाइम दे रहा है टाइम t। अगर मैंने टाइम पीरियड को कोई अनदर, अच्छा कोई अनदर सैटेलाइट है उसी नहीं, एक देखो देखो अब बात करते हैं, टाइम पीरियड बताओ दूसरी सैटेलाइट का जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में किस तरह कितनी रेडियस पे घूम रही है, 9 आवर। तो उसमें अब तुम टाइम बताओ। तो भाई एक बात बताओ, कैपलर्स लॉ चलो मैं कह रही हूँ गिवन है तुम्हें, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जब तुम्हारा टी, मैंने ये तुम्हें बता दिया था कि ये आया कैसे, ऊपर बता के आई थी, जब तुम्हारा एक्स एन हो और वाई की पावर एम हो तो एक्स इक्वल्स टू वाई एन अपॉन एम अपॉन में एन, इस तरह से पावर हो जाती है, ये वाली पावर इसके नीचे आ जाती है, तो भाई वही वाई इधर, इसको करके देखोगे मतलब टी वन अपॉन में टी टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के क्यूब के बेसिकली। इसका तो मैं कह रही हूँ चलो स्क्वायर लगा देते हैं, आर वन कितना, आर वन था ही ना, और रखो जी इसको हम डायरेक्ट, उसको तो टी दे रखा है और इसको आर दे रखा है, और नीचे वाले को 9 आर दे रखा है, उसका क्यूब है। सॉल्व कर रहे हैं हम, टी और टी टू इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर से आर गया 1 अपॉन में 9 और 3/2, इसको सॉल्व करके देखते हो, देखो चलो अब 1 अपॉन 9 का हम कह रहे हैं 1 अपॉन 9 की पावर 3/2 है। मुझे पहले ये बता दो, इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो 3/2 को इस तरह से, सॉरी मैं प्लस क्या लगा रही हूँ, इस तरह से नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो बिल्कुल लिख सकते हो। इसका मतलब क्या, अंडर रूट है, इसका मैं अंडर रूट कर दूं तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा, 1 का तो अंडर रूट 1 ही रहेगा और 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, अब इसी की ही पावर क्यूब है, करो अब 1 का चाहे तुम कुछ भी करते रहो वो 1 ही रहेगा। अब हमें नीचे कितना आ जाएगा 9 और 9 3 का कितना होता है 27। लो भाई, अब देखो तुम्हारा जो t अपॉन में t2 था उसकी वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन में 27, इसको कंपेयर करोगे तो देख लो कितना आ जाएगा t2 इक्वल्स टू 27 t। काम खत्म, बहुत टाइम ले रहे हैं भाई तुम्हें समझाने के लिए, तो हो भी नहीं पाएगा। अब क्वेश्चन ये सारे काफी अच्छे हैं, 2 ही हैं 3 ही हैं चलो। अच्छा, कि तुम्हारा जो सिलेंड्रिकल कॉर्क of uniform density float on in water of density rho 1। सुन, एक सिलेंड्रिकल कॉर्क है ऑफ जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, फ्लोट कर रहा है कोई जिसकी डेंसिटी रो 1 है, रो 1 है ना, और अब इफ उस कॉर्ड को हमने थोड़ा सा प्रेस करा अपने हाथ से, है ना, प्रेस करा अपने हाथ से तो वो थोड़ा नीचे गया, नीचे जाने के बाद वो हमने थोड़ा सा स्लाइटली डिप्रेस्ड एंड रिलीज, तो इस वजह से वो क्या करने लगा, एसेचन करने लगा, है ना, एसेचन कह रही हूँ मैं, ऑसिलेट करने लगा हार्मोनिकली तो विद टाइम टी, कुछ टी टाइम से। इफ द सेम कॉर्ड फ्लोट इन द अनदर लिक्विड, किसी और लिक्विड में डाल दिया जिसकी डेंसिटी रो 2 थी, देन द सिमिलर ऑसिलेशन ऑफ टाइम। अब उसने कितना टाइम लिया, उसने ऑसिलेशन करा उसी तरह पहले की तरह, फिर उसने टाइम लिया उसमें 2t। तो अब बता दो जो तुम्हारी डेंसिटी का रेशियो है ये कितना होगा। तो पहले मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे लिए ये जो फॉर्मूला है गिवन है, जिसको नहीं पता उनके लिए गिवन है भाई, गिवन है, तुम इतना समझो। अब देखो ये तुम्हारा कांस्टेंट है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो म्यू एस है ना मतलब सॉलिड का, वो तुम्हें एक ही मतलब वो सिलेंडर का है, सिलेंडर का वो तो चेंज हुआ नहीं है, हमने तो लिक्विड चेंज करा है, तो मतलब ये भी कांस्टेंट हो गया, मतलब वो चेंज ही नहीं हो रहा ना, एल भी कांस्टेंट रहेगी, जी तुम्हारा कांस्टेंट है ये, तो तुम क्या समझे इससे, जो तुम्हारा टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन रो एल, समझे तुम, रो किसका, रो एल मतलब लिक्विड का डेंसिटी। अब तुम लगाते रहो, टी तुम्हारा कितना था, उस पर टी था और रो सॉरी 1 अपॉन में रो 1, अब टी 2t हो चुका है वो, और वो कितनी है
रो 2, ठीक है, रो 2। अब तुम इसको एक काम करो, इधर ले आओ उसका रूट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा टी से तो टी गया, 1/4 विल बी योर आंसर, क्योंकि तुम्हारा रो 2 बाय रो 1 ही पूछा है, 1/4। चलो ठीक, आगे बढ़ते हुए। मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इन द आइडियल गैस ए, कोई एक आइडियल गैस ए है जिसमें मॉलिक्यूल की मीन फ्री पाथ की वैल्यू इज हाफ, क्या है, इज हाफ दैट ऑफ अनदर, जस्ट अनदर गैस बी। आइडियल गैस देखो, ये इसमें क्या कोई गैस ए है और ये गैस बी है, इसकी जो मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से नोट कर देते हैं, ठीक है, जिसको नहीं पता है। और उसमें देखो क्वेश्चन को पढ़ो, जो मीन फ्री पाथ है मॉलिक्यूल की इन गैस ए में वो हाफ है किसी और आइडियल गैस बी की, तो बी की हमने अगर लैम्डा मान ली तो इसके तो हाफ हो जाएगा, इसकी हाफ हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो पढ़ो। और फिर कह रहा है जो तुम्हारी डायमीटर है, diameter of a spherical molecule of a gas A is the twice of diameter of a molecule of B। अब जो डायमीटर है मॉलिक्यूल्स का गैस ए में, है ना, वो ट्वाइस है गैस ए का, मतलब बी से ट्वाइस है, बी से ट्वाइस है। देखो पढ़ो, सो ए इज ट्वाइस ऑफ डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ बी, बी से ट्वाइस है तो मतलब हो गया 2d, और इसका है टी। हाँ समझे। हाँ, तो इसमें हमसे पूछा है इफ द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस ए एंड बी इज एन ए एंड एन बी, तो रेस्पेक्टिवली तो बता दो करेक्ट ऑप्शन, इनके रिलेशन पूछा है इन दोनों में। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, इससे क्या पता चला हमें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमसे पूछा क्या है, इसने रिलेशन पूछा है इसमें, ठीक है। अब देखो जी, तुम एक चीज तुम इधर देखो, यूज करोगे, इस चीज को यूज करोगे, जिसको नहीं पता भाई, तुम मान लो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो तुम्हारा मीन, सॉरी, जो तुम्हारा मीन फ्री पाथ होता है वो होता है 1/रूट में 2 पाई डी का स्क्वायर 1/n, तुम्हारा है नंबर डेंसिटी, ठीक है, इसी का ही तुम्हें इसका ही रिलेशन निकालना है दोनों चीज में। तो अब देखो तुम्हारा जो ये तो कांस्टेंट हो गया, अब देखो जो तुम्हारा लैम्डा है मतलब मीन फ्री पाथ है 1/d का स्क्वायर और n, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, d के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब वैल्यू रखो, लैम्डा तो तुम्हारा, और ये इसका, सॉरी इसका तो हाफ था, हाफ से इक्वल्स टू डी तुम्हारा था 2 गुना इसका, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डी तुम्हारा 4d स्क्वायर, और n हमें पूछा है ये किसका, n1 a का, और ये तुम्हारा nb, ठीक है, और लैम्डा तुम्हारा d स्क्वायर है ये इसके अकॉर्डिंग, है ना। ये क्या है, अब तुम सोचो भाई, ये क्या कर गया, चलो ये इसका है क्योंकि हाफ a का था ना, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, और इसको इससे काट दिया, इधर 2 बचा, तो तुम्हारा जो nb है वो क्या आ जाएगा 2na। अब देखो कहाँ मिल रहा है तुम्हें, सॉरी, तुम्हें ये कहाँ मिल रहा है, ये इक्वल तो Na4 का कोई टर्म आ नहीं रहा। अब ये देखो ये होगा या ये होगा, तो अब पहले ये देख लो कि पूछ क्या रहा है तुमसे, आंखें बंद करके ये वाला ऑप्शन लगा मत देना। ये बी, मैं तुम्हें एन हटाओ, ए इक्वल्स टू 2b नहीं है तुम्हारा, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 2b है, मैं ये एन को हटा के बोल रही हूँ कि तुम एन बी वाले का है, ए का ट्वाइस है नंबर डेंसिटी, ये पूछे सिंपल है। देखो जिसको नहीं आया आगे हम वैसे ही करने, मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ, तुमको ये रेशियो लेना आ रहा है ना, तुम कुछ भी मत करो, तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम्हें ये भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नहीं ये कैसे नहीं आना चाहिए तुम्हें छोड़ो। तो मैं ये कह रही हूँ तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं पता, कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम आगे तुम्हें पता चल जाएगा, बट तुम्हें ये करनी तो आनी चाहिए, क्योंकि हमने इस पे पूरी पीएचडी करके आए हुए हैं, ये रेशियो वाला, रेशियो वाला, रेशियो वाला, रेशियो वाला, है ना। तो आइए एक ये वाला कर लिया हमने, लास्ट है भैया ये। और फिर लॉक करते हैं, 2 प्लैनेट है जिसका एक p1 मान लिया, p2 मान लिया है, विद इक्वल मास, मास इक्वल है पर रेडियस a1 है और r1 r2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, वेयर जो तुम्हारा r2 है इक्वल्स टू r1/2, तो जो तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी है p1 p2 की, इसकी v1 है p1 की, और जो इसकी v2 की p2 की v2 है, तो अब इनका v2 बाय v1, ये चीज याद रखना कि किससे पूछ रहा है, v1 बाय v2 मत कर देना, पहले ये ध्यान रखना कि v2 बाय v1 है। अब तुमने इधर प्लैनेट लिया है, फिर हम लिख रहे हैं कि तुम्हारा प्लैनेट ए है, प्लैनेट दोनों के मास सेम है, और इसका तुम मान लो r2 है, नहीं इसका जो r1 है ना, r1, और इसका r/2, इस तरह से। अब इन दोनों की तुम्हें नहीं दिख रहा r2 क्या है, r/1, r1/2 नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है ना, तो इतना बस सोचो, अब लगाते जाओ, क्योंकि मास सेम है, 2g हट जाएगा, 2b हट जाएगा, तो तुम्हारा जो v प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, √r के, बस लगाते रहो। और ये चीज याद रखना कि पूछ किसके अकॉर्डिंग रहा है, ये देख से ना यार, कर करा के सॉल्व तुम पहुंच जाओगे। इसके लिए ये अगर तुम 1 के अकॉर्डिंग, ये 1/√2, पर पूछ किसके लिए रहा है, ये तुमने रेशियो किसका निकाला है, v1/v2 का, बट पूछ किसके लिए रहा है, v2/v1 के लिए, तो इसलिए तुम √2 आएगा आंसर, 1/√2 नहीं आएगा। अगर वो पूछता v1/v2 का तब आता आंसर ये, ठीक है। अब हम जाते फटाफट, तो एक सेकंड अरे भाई, हाँ अब आ गया लॉग, फटाफट खत्म करते हैं, आज तो भी बहुत लंबी हो गई वीडियो, क्योंकि ज्यादा था भी ऐसी जाएगा। अब तो तुम्हारा लॉग का मतलब इधर, इसमें लॉग का मतलब तो खैर इधर बताया क्या हम किस लिए कैसे करते हैं, पहले समझो ये चीजें पढ़ते कैसे हैं, ये समझो पहले। तुम्हारा लॉग ए बेस बी, तो तुम्हारा जो लॉग ए है ऑन दी बेस बी, इस तरह से पढ़ते हैं, ऑन दी बेस बी, जो तुम्हारा लॉग ए है किसका बेस है, इस पे बी का बेस है। तुम्हारा लॉग 10 है तो किसका बेस ले लिया हमने, 2 का बेस ले लिया। 40 दे रखा है, लॉग किसका बेस ले लिया हमने, 3। और इसमें ये चीज बताई गई है कि तुम्हारा जो लॉग के अंदर आ गया ना, ये तुम्हारा जो बेस है, फिर लॉग ए है, इसमें जो ए की वैल्यू है, ये ए और बी दोनों ही डायमेंशनलेस होते हैं, और दोनों ही 0 से बड़े होंगे, और तुम्हारा वी कभी 1 बी कभी 1 नहीं होगा, ठीक है।
आगे तुम्हारा लॉग, अब देखो, अब हमने जाना कि क्या मतलब एग्जिस्ट करता क्या है। इसका मतलब है मैं 2 की कितनी पावर करूँ कि 8 बन जाए? समझो 2 की पावर में कितनी रखूँ? 2 की पावर में कितनी करूँ जिससे 8 बन जाए? मैं 2 की पावर इधर कितनी करूँ जिससे 8 बन जाए? तो कितनी कर सकते हो तुम? 2 की पावर 2 तो तुम्हारा 4 होता है, और 4 की पावर सॉरी 2 की पावर तुम्हारा 4 होता है। अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 आ गया। मैं तुम्हें करके दिखाई थी बिल्कुल ही बेसिक से। ऐसे ये इसकी करना कि मैं 2 की पावर क्या रखूँ जो मुझे ये 4 दे दे, मतलब 2 रखना पड़ेगा। मैं 2 की पावर क्या दे दूँ कि जो 4 दे दे मुझे, 80 सॉरी 16 दे दे मुझे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 आ जाएगा। ठीक है? मैं 3 की पावर इतनी क्या रखूँ जो मुझे ये 9 दे दे भाई, ना 3 की पावर 2 तो 9 ही आता है। मैं 9 की पावर क्या रखूँ जो मुझे 81 दे दे, 2 रख दो भाई। मैं 3 की पावर क्या रखूँ जो मुझे 18 दे दे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार आ जाएगा। मैं 5 की पावर क्या रखूँ? अब ये तुम करते रहना, ये तुम करते रहना, ये तुम करते रहना। एक बार देख लो कि मैं 10 की पावर क्या रखूँ जो मेरे को हाँ 1000 दे देगा। नहीं आता क्या? नहीं आता क्या? बस बहुत सिंपल है। अब ये देखो एक चीज़ है, जब तुम्हारा बेस और ये दोनों चीज़ें सेम हो जाती है ना, तब ये क्या बच जाता है तुम्हारा 1 हो जाता है। मतलब log x की log log 10 ऑन द बेस 10 या फिर तुम कहो log x ऑन द बेस x, तो तुम्हारा वो 1 ही देगा। अभी प्रॉपर्टी होगी नीचे पढ़ेंगे हम, ठीक है? और एक इसमें सुनो कि हम ये कह दूं मैं, जैसे कि इधर लिखा गया है, तुम b तो तुम्हारा बेस है ही है, b तुम्हारा बेस है। इधर से देखो ये तो तुम्हारा बेस है ही है ना? ये तुम्हारा रिजल्ट है, सुन लो पहले, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट। और ये सी तुम्हारा है पावर। इस बेस की पावर में कितनी रखूं जो मुझे ये वाला रिजल्ट दे दे, आप समझे? तो इस बी की पावर में कितनी रखूं जो मुझे ये वाला रिजल्ट दे दे भाई। अब करो एक बार ये वाला देखो, तो इस बी की पावर में कितनी रखूं जो मुझे ये वाला रिजल्ट दे दे। समझे अब तो भाई? ये तुम कर सकते हो। अच्छा ये वाला है, अभी ये मैं तुम्हें बताऊं, ये तुम्हें इस x की वैल्यू क्या रखूं जो ये मेरे को 3 की पावर दे दे पे इतना दे दे, 1000 दे दे। तो देखो x का ये तो पावर में चला जाता है ये चीज, ठीक है? और इक्वल्स टू में तुम्हारा रिजल्ट 1000 है। इस 1000 को तुम x इक्वल्स टू x क्यूब इक्वल्स टू 1000 को भी इस क्यूब में लिखो, दिस x इक्वल्स टू 10 आ गया आंसर, बस 10। अब तुम ये देखो ये वाला क्वेश्चन, इस ये तो इसकी पावर में चला जाता है x माइनस 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16, ठीक है? और अगर तुम 2 की पावर 4 लिखो इक्वल्स टू x माइनस 2 की पावर 4, तो इस पावर से पावर कटा तो तुम्हारा x इक्वल्स टू 4 नहीं आ गया? इधर लेके जाओगे इसको 2 तो प्लस हो जाएगा, पूरा आंसर हमारा ये रहा। चलो भाई आगे। अब नेचुरल लॉग क्या होता है? तुम्हारा नेचुरल लॉग बस जो तुम्हारा बेस होता है ना, उसको ई लगा दो, वो बन जाता है। तुम इधर ये ले लो कि तुम्हारा लॉग ई इक्वल्स टू एल एन होता है, ये ध्यान रख लेना बस, ठीक है? अब सारे लगा दे जाओ, तुम्हारा एल एन सॉरी लॉग ये लॉग की पावर, लॉग का बेस जो तुम्हारा ई है, और उसको ही हम एल एन बोलते हैं। अब जो भी चीज़ है तुम्हारा इधर ही इधर आ जाएगी, बस इसको हटा के एल एन लगा दो, आ गई। इसको हटा के एल एन लगा दो, एक सेकंड, अच्छा इसको ऐसे लिख दिया गया है कि इस बताया गया कैसे, लॉग 50 ऑन दी बेस ई, तो उसको हम कहते हैं ln 50। ई का बेस आ गया ना, वो ln बन जाता है। बस बेसिकली हम इतना बात कर रहे हैं, ये तुम कर सकते हो, कर सकते हो, अब तुम ये कर सकते हो। अब क्या है देख लो अभी वाला, कि मैंने ln x ले लिया है तो इतना तुम्हें 5 दिया इसने वैल्यू, तो तुम समझो इसको क्या करोगे, ln की मतलब वैल्यू क्या है, log और उसका बेस 10 सॉरी ई, अब इसको x इक्वल्स टू 5। तो मतलब तुम ये कहो बेस की मैं क्या मैं x को, चलो मैं तुम्हें सिंपल जिस तरह से बताते हैं, मैं x की पावर 5 रख के सॉरी ई की पावर 5 रख के तो मैं x दे दूंगी, रिजल्ट ही तो होता है ये। मैं तुमसे क्या कह रही थी अभी, इसको तुम रिजल्ट मानो, इसको रिजल्ट मानो, इसको पावर मानो, जो नीचे है बेस उस पे आ जाती है वो पावर। बस ये करना है तुम्हें, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, कहाँ गया जो तुम्हारा ई है, ई की पावर 5 इक्वल्स टू x आ गया आंसर, x है तुम्हारा भाई, कहाँ गया ये रहा। अब यही सेम करते रहना, ये कर लेना, ये तुम्हारा -2 है तो उसमें -2 आ जाएगा, क्या ही विच ऑफ दी नहीं फाइंड दी एक्स इन द फॉलोइंग, ये तुम कर लोगे, ये तुम कर लोगे, जो नहीं करोगे मैं बताऊँ। ये तुम्हारा रिजल्ट है, तो मतलब क्या है, ये तो है x, अब इसकी पावर को 16 आ जाएगा। अब इसको रिजल्ट तो है, करो रिजल्ट x, ये भी तो तुम्हारा रिजल्ट ही तो है भाई, करते लोगे कर लोगे, ये तो अभी पीछे ही कराया था हमने। ये देख लो अब, ये वैसे हम पीछे करके आ चुके हैं, ये वाला भी, इसकी पावर 3 रख दो, फिर इक्वल्स टू में ये 10, फिर उसकी हो जाएगी, रखो अब हम देखें ये वाला करते हैं। चलो 16 तुम्हारा रिजल्ट में दे रखा है, x की पावर 2 है और 2 हो जाएगी, तो ये x 4 इक्वल्स टू 16, और 16 को हम लिख सकते हैं 2/4, 4 2 4 से 4 कटा तो x की पावर क्या आ गई 2 पर अब देखो इसमें तो हमने इस तरह से कर लिया है अपनी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, बट ये जो जाओगे ना तो इधर प्लस माइनस का आएगा क्योंकि वो अंडर रूट में चला जाएगा तुम्हारा 4, इसलिए ये तो मैंने तुम्हें कैलकुलेशन जल्दी फटाफट कर दी है, ये दोनों प्लस माइनस में आएगा, ठीक है? अब जब भी तुम्हारा log 1 होता है ना, जो भी कोई भी बेस ऑफ मतलब नहीं है वो 0 कर देगा, क्यों? क्योंकि ये याद हो तो आई थिंक 6th 7th में हमने ये पढ़ा होता है कि अगर किसी की भी पावर 0 है, चाहे तुम्हारी लाखों करोड़ों की पावर तुमने 0 कर दी है, तो वो तुम्हें 1 दे देगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो मैं बता रही थी, log x 1 हो जाता है अगर ये दोनों चीज सेम है। 1 की log x की वैल्यू, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, अगर log m प्लस log n कर दे तो ये दोनों चीज इंटू हो जाती हैं, अगर ये वाइस वर्सा, ये चीज उसको वाइस वर्सा है, तुम समझ सकते हो। अगर log m by n है तो ये दोनों माइनस हो जाते हैं, log m माइनस log n, ठीक है? एंड
अब ये तुम्हारे एक ये वाला क्वेश्चन है, इससे ही पूरे तुम्हारे का हो जाएगा ये वाली प्रॉपर्टी कि log 4 प्लस log 6, तो मतलब दोनों को इंटू कर दो उसको। देखो अब माइनस आ गया तो मतलब 2 डिवाइड में चला जाएगा। देखो इधर भी माइनस आ गया तो मतलब 12 तुम्हारा डिवाइड में चला। देखो और ये प्लस 18 है तो ये इंटू हो जाएगा। काट पीट के अब देख लेना, इधर log 18 आया तो तुम देख लेना, आ जाएगा वही। अब ये कह रहे हैं अगर कुछ जैसे तुम्हारा ये रिजल्ट है, अब रिजल्ट के ऊपर पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। कोई बेस होगा इधर, मैं तो b मान ले रही हूँ, है ना। तो तुम्हारी इधर हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा log कुछ है m और उसकी पावर n है तो ये क्या हो जाता है, n इंटू में log m, बस करते रहो करते रहो। अब तुम ये बात डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ, फिजिक्स में कहाँ यूज होगा। मैं पता है एक काम करना, तुम्हें आगे बहुत यूज आएगा। हालांकि तुम्हारे को वैल्यू दे रखा होगा बट तुम याद कर लेना 2 से लेकर 10 तक की वैल्यू। बाद में उसमें तो दे रखा होगा बट जो तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं ना डीपी वगैरह में, डीपीपी वगैरह में और आगे मॉड्यूल्स में ज्यादा मिलेगी नहीं, मिल जाएगी ठीक है, और उसी टाइम पे अगर नहीं मिली ना तो तुम अगर यार इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी, याद होती तो अच्छी बात है, मोल डाउन हो जाता है उस टाइम, तो उससे अच्छा याद कर लेना 2 मिनट की बात है। अब तुम्हारा ये कहाँ यूज होता है भाई, ये जो हमने करा है यूज कहाँ होता है फिजिक्स में। देखो कह रहे हैं एक फॉर्मूला होता है थर्मोडायनामिक्स में, जब तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल जिसमें तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो उसमें जब तुम्हारा वर्क डन होता है गैस के थ्रू तो तुम्हारा एन आर टी एल एन बी फाइनल अपॉन में बी इनिशियल फॉर्मूला तुम्हें गिवन है। अब मुझे तुम बता दो कि फाइंड द वर्क डन बाय द गैस इफ द वॉल्यूम बिकम 8 टाइम्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, इतने पे दे रखा, मोल तुम्हें दे रखे, तुम्हें सारी वैल्यू है, काट कूट के वैल्यू इधर तुमने डाली, फाइनल वॉल्यूम तुम्हारा 8 टाइम्स हो चुका है, 8 टाइम्स इधर दे रखा है और अपॉन में वी, तो इसको काटा तो एल एन 8, और इसको कैसे लिख सकते हैं, एल एन 8 को 2/3 इसकी वैल्यू, फिर इसका जो पावर इधर आगे आ जाएगी, जो भी सॉल्व कर के हो गया। बस इतना ही था। अच्छा इतना नहीं, एक और चीज है, ये तुम कर लेना, ये तुम कर लोगे। अब इस पे बात करते हैं। तुम्हारा इस टाइप की इक्वेशन तुम्हें कई जगह देखने को मिलेगी, तुम्हें केमिस्ट्री में देखने को मिल जाएगी, जो तुम एक्टिवेशन एनर्जी के क्वेश्चन करोगे, ठीक है, इस टाइप की कह रही हूँ, ये नहीं। और तुम्हारा यूज होगा तुम्हारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में, तो ये कई जगह यूज हो जाएगा। तो अभी तुम देखो कि ये क्या क्या रहा है, सॉल्व कैसे करोगे। तो हम कह रहे हैं इसको हटाने के लिए दोनों तरफ log बेस ई से तुम कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जो पावर होती है तुम्हें बताया था वो तो बाहर आ जाएगी इधर की साइड, ठीक है, इधर से लगाना भूल गए। और फिर लॉग जिसका दोनों चीजें सेम होता है तो ये तो 1 हो जाता है, काट के 1 हो गया। एंड ये तो तुम्हें गिवन है, तुम समझो, ये नहीं समझो ये कहां से तुम्हें गिवन है, बस ये तुम्हारा फिर ln बन गया। देखो ln बन गया, ये ln ही तो होता है, मैं कह रही थी। और ये एज इट इज रखो और ये तुम्हारा आ गया, हमें ई हटा दिया हमने, ई हटा दिया हमने। अब जब इसकी वैल्यू मिलेगी तुम्हें, इसमें से कुछ भी करते रहना, पुट करते रहना, हो गया तुम्हारा काम सारा। थैंक यू, आज की बहुत लंबी वीडियो।